जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 16 अगस्त। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाइए। और कई सारे लोग तो कल 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट किया, कई सारे लोगों ने। तो आप बताइए किन लोगों ने कल किया और कितने लोग आज जो है जन्माष्टमी मना रहे हैं। हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी आज ही मना रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे भोजन एवं पोषण विज्ञान का चैप्टर 2, जिसमें हम करेंगे क्या, भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह, इट मीन्स फंक्शंस ऑफ फूड एंड फूड ग्रुप्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो है चैप्टर 1 जो हमारा कंप्लीट हुआ था भोजन एवं पोषण विज्ञान का, भोजन एवं पोषण उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, जो कि कल की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स किया था। आई होप आपने अभी तक उस क्लास को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस क्लास को देख करके अपने सारे ही डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें MCQs क्वेश्चंस किए हैं हमने, और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो हमारे वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किए हैं। तो वो सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स बुक से नहीं, वो मैंने खुद जो कि LT TGT PGT में आने की संभावनाएं होती, मतलब उनसे रिलेटेड मैंने खुद ही ने क्वेश्चन बना करके वो क्वेश्चन आपको कराया हुआ। आप जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ। आप देखिएगा और विद आंसर आपको वो क्वेश्चन आंसर्स की क्लास प्रोवाइड कराई गई है। तो ये तो हमने किया था प्रीवियस क्लास में, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसे हमने आपको बताया कि भोजन के कार्य एवं भोज समूह हम देखते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि भोजन क्या होता है, व्हाट इज़ फूड, इसके बारे में तो हमने जान लिया। पोषण जान लिया, पोषण क्या होता है, पोषण कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अब हम भोजन के कार्य क्या हैं और उनके भोज्य समूह उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम जीन के लिए खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जीन के लिए खाते हैं, यानी कि हम जीने के लिए खाते हैं। हम सभी क्या खाना क्यों खाते हैं, जिससे कि हम जीवित रह सकें। तो इसलिए क्या कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। इस वक्त का तात्पर्य है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन मनुष्य की जल एवं वायु के बाद एक अति आवश्यकता है, जिसके बगैर अधिक दिनों तक स्वस्थ तथा जिंदा रहना संभव नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्ति के लिए संतुलित आहार क्या है, आवश्यक है, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण उपस्थित हों। जल में कोई भी पौष्टिक तत्व विद्यमान नहीं है, फिर भी जल को क्या कहा जाता है, पौष्टिक तत्व के रूप में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जल शरीर के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए, शरीर के तापक्रम संतुलन एवं नियमन के लिए आवश्यक है। इसीलिए जल को क्या कहा जाता है, पोषक तत्व में शामिल किया जाता है। भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, ऑब्जर्प्शन, वहन, ट्रांसपोरेशन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन आदि कार्यों के लिए जल आवश्यक है। तो आपने देखा जल का कितना उपयोग है। जल का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन, मतलब इन सभी के लिए जो है जल कितना ही आवश्यक है। प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ यानी कि एनर्जी एल्डिंग फूड्स हैं। प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा क्या है, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ यानी कि एनर्जी एल्डिंग फूड्स हैं। इस बात का पता कब चला, 19वीं सदी तक लग चुका था। यानी कि जो प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा है ये ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ है। ये कब पता लगा, तो 19वीं सदी तक इसका पता लग चुका था। मानव का निरंतर संघर्ष एवं भोजन के प्रति हुए अनुसंधानों से
अब यह पूर्ण रूप से साबित हो चुका है कि भोजन में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता रहती है, परंतु ये आवश्यक तत्व शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत, नियंत्रण एवं नियमन के लिए अति आवश्यक होते हैं। सन 1838 यानी कि 1838 में डच रसायन शास्त्री मुल्डर ने, किन्होंने? डच रसायन शास्त्री मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन एक यहीं से बन गया। जब हम करेंगे ना चैप्टर 2 के MCQs, उसमें ये क्वेश्चन भी आपका लिया जाएगा कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो डच रसायन शास्त्री मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। और कब की थी? तो सन 1838 यानी कि 1838 में। इसका नामकरण प्रोटीन की यानी कि खोज करके इसका नामकरण क्या किया? प्रोटीन किया। प्रोटीन का अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, यानी प्रोटीन का भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान है जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है। वसा एवं कार्बोज की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा भी प्रदान करता है। मांसपेशियों का निर्माण, रक्त का थक्का जमाना, हार्मोन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण आदि अनेक कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर के लिए सिर्फ वसा, कार्बोज और प्रोटीन की ही नहीं अपितु खनिज लवण एवं विटामिन की भी आवश्यकता रहती है। शरीर में 50 से भी अधिक रासायनिक तत्व उपस्थित हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि शरीर में कितने रासायनिक तत्व उपस्थित हैं, तो शरीर में 50 से भी अधिक रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 50 से भी अधिक पौष्टिक तत्वों की शरीर में आवश्यकता रहती है। ये पौष्टिक तत्व संतुलित आहार, कौन से आहार? संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट से प्राप्त किए जाते हैं। भोजन की मात्रा व्यक्ति की आयु, लिंग, कार्य, शारीरिक, मानसिक, जलवायु आदि पर निर्भर करता है। शरीर कार्य करने वाले व्यक्ति को मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है। भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भोज्य तत्वों का कार्य भी क्या है? भिन्न भिन्न होता है। भोज्य तत्वों का कार्य, इट मीन्स फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फूड कंस्टिट्यूएंट्स हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कार्बोज, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें रेसे यानी कि रफेस भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बोज क्या है। कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें रेसे यानी कि रफेस भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये रेसे भोजन की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में क्रमानुकंचन यानी कि पेरिस्लेटिक मूवमेंट में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का कार्य करते हैं। क्या पढ़ा हमने कि जो कार्बोज में जो रेसे होते हैं, ये रेसे भोजन की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में, कहाँ? आमाशय में यानी कि क्रमानुकंचन पेरिस्लेटिक मूवमेंट में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का कार्य करते हैं। इससे भोजन सरलता से क्या होता है? पच जाता है। साथ ही यह मल निष्कासन में भी सहायता करते हैं और मलबद्धता यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो आपने देखा कि कार्बोज कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे भोजन में। सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मिलेट्स, जौ, रागी आदि में कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें? तो ये देख लिया हमने, जितने भी हमारे अनाज होते हैं इन सभी में कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बोज किस में पाया जाता है, कोई दो ऐसे
भोज्य पदार्थ बताइए जिसमें कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। तो आप चावल गेहूं भी लिख सकते हैं, मक्का बाजरा भी लिख सकते हैं, मिलेट्स भी है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कार्बोज शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे शरीर में विभिन्न कार्य, शारीरिक एवं मानसिक, विभिन्न कार्य से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक कार्य संपन्न होते हैं। व्यक्ति जब सोता रहता है तब भी शरीर द्वारा कुछ क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वहन आदि कार्य स्वतः होते रहते हैं। इन कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे भोजन से प्राप्त किया जाता है। आपने देखा हमारा जो पहला पोषक तत्व क्या है, कार्बोज, उसके बारे में हमने जाना। आई होप कार्बोज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, रक्त का थक्का बनना आदि अनेकों कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था, कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं। आपको पता होना चाहिए जो कोशिकाएं होती वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। अतः कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, इसलिए प्रोटीन को शरीर निर्माणात्मक तत्व यानी कि बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर निर्माणात्मक तत्व अर्थात बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो किससे बनी होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं। अतः कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, इसीलिए प्रोटीन को शरीर निर्माणात्मक तत्व अर्थात बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। दूसरा हमने देख लिया। तीसरा हमारा जो पोषक तत्व है क्या है, वसा अर्थात फैट। इसके बारे में देखते हैं। वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत है, यह शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता प्रदान करता है। त्वचा के नीचे वसीय ऊतक के रूप में यह जमा रहता है और आवश्यकता पड़ने यानी कि व्रत या उपवास के दिन, यात्रा के दौरान जब कभी भोजन नहीं यानी कि जब कभी हम भोजन नहीं लेते तो यह टूटकर शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। फैट है तो तंत्रिका ऊर्जा यानी कि नर्वस टिश्यूज का निर्माण भी वसा के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस टिश्यूज है उसका निर्माण कैसे होता है, तो वसा के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा। कोशिका में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म, कौन सा, प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में वसा, प्रोटीन एवं कार्बोज आवश्यक है। 1 ग्राम वसा 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा प्रदान करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। घी, तेल, मूंगफली, वनस्पति घी, चर्बी, सरसों का तेल एवं अन्य सभी तिलहनों में वसा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। तो ये देख लिया आपने कि वसा भी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पोषक तत्व है क्या है, विटामिन। विटामिन देखते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड से होते हैं। कैसे, कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं जिसे आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है परंतु यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। चयापचय एवं जटिल रासायनिक क्रियाओं के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। यह शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह शरीर में उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की भांति कार्य करती है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहयोग देती है। अतः भोजन में विटामिन युक्त आहार लेना अत्यंत आवश्यक है। विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, आपको पता होना चाहिए विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ये हमने चौथा देख लिया। पांचवा हमारा पोषक तत्व तो खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो विटामिन की भांति खनिज लवण भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य 2 कार्य हैं, क्या देखते हैं। खनिज लवण जो है विटामिन के भांति खनिज लवण भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य 2 कार्य हैं। पहला निर्माणात्मक कार्य यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस तथा दूसरा नियामक कार्य यानी कि रेगुलेटरी फंक्शन है। तो क्या देखा हमने,
जो हमारे खनिज यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, इनके दो कार्य हैं। पहला निर्माणात्मक कार्य यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा नियामक कार्य यानी कि रेगुलेटरी फंक्शन। इस प्रकार यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन खनिज लवण के द्वारा ही होता है। कुछ खनिज लवण तो ज़्यादा मात्रा में, परंतु कुछ खनिज लवण शरीर में अल्प मात्रा में चाहिए। लवण क्या देखा हमने, कुछ खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर में ज़्यादा मात्रा में, बट कुछ खनिज लवण अल्प यानी कि कम मात्रा में चाहिए। अति अल्प मात्रा में आवश्यक लवण को ट्रेस तत्व यानी कि ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, यानी कि जिस खनिज लवण की आवश्यकता बहुत कम होती है, ऐसे खनिज लवण मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेस तत्व यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। यूँ तो इन तत्वों की शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता रहती है, परंतु ये तत्व अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। कौन से, ट्रेस तत्व यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स। भोजन में खनिज लवण की कमी से अनेकों रोग हो जाते हैं, फलतः हमारा शरीर कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। छठा देखते हैं जल, वाटर। ये तो हमने मिनरल्स के बारे में जाना कि मिनरल्स कितना आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। जल यानी कि वाटर, वायु के बाद जल मनुष्य की मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। जल घोलक के रूप में कार्य करता है और शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग यानी कि 66% लगभग क्या है, जल है। प्रायः सभी भोज्य तत्वों में जल की मात्रा विद्यमान होती है, अतः जल के बिना जीवन को जीना संभव नहीं है। भोजन की अंतर्ग्रहण जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, यानी कि इंजेक्शन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, ऑब्जर्प्शन, वहन, ट्रांसपोरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन आदि कार्यों के लिए जल क्या है, आवश्यक है। भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात, फूड कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर रेशियो। भोजन में विभिन्न पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। एक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में भोज्य तत्वों को समावेश करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उसके भोजन में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उन्हें निम्नलिखित अनुपातों में अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करनी चाहिए। यानी कार्बोहाइड्रेट कितना होना, 60 to 70%, वसा, तेल, घी, फैट 20 to 30%, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, 10 to 15% है। तो ये देख लिया क्या आपने जो है भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। कल की क्लास में हम देखेंगे, कल यानी कि जो हमारा नेक्स्ट आज शाम की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के कार्य क्या हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा भोजन के कार्य एवं भोजन समूह में हमने देखा भोजन के बारे में हमने जाना, प्रोटीन के बारे में हमने जाना कि प्रोटीन की खोज किसने की थी और कब की थी। फिर हमने जो हमारे बैलेंस डाइट होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो बैलेंस डाइट है हमारे शरीर के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कार्बोस का हमारे शरीर में क्या काम है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये सारों का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है। फिर हमने क्या देखा, भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात। तो ये सारी पढ़ाई हमने आज की क्लास में की है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर कुछ भी समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत भी आपकी हेल्प हो रही हो ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराइए। उस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए, ताकि हम सभी एक साथ मिल कर के पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।